आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक और लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल। और ये जो चैप्टर है वो रहने वाला है यहाँ पे जामिया बीएचयू और एएमयू के लिए। तो यहाँ पे आप इस चैप्टर में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर है वो पार्ट्स में रहने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा लेंथी ना हो जाए। ज्यादा से ज्यादा इसकी लेंथ जो है वो 20 मिनट रहने वाली है। तो हम 20-20 मिनट करके इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और वो भी पार्ट्स में। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, इसके बाद इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हमारे चैनल से बने रहिए। और चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर को कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कंजर्व किस तरीके से करते हैं हम प्लांट और एनिमल्स को। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दे रखे हैं, मतलब कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। यहाँ पे बायोस्फीयर पढ़ना है, हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ना है। देखो बायोस्फीयर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुम्हें देखने के लिए एक जैसे लगेंगे, इसके बाय द डेफिनेशन जाते हैं, ठीक है, या फिर बायोडायवर्सिटी। तो ये इनमें टेक्निकल डिफरेंस होता है, जैसे बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सिमिलर जैसे लगते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको हम क्लियरली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, इट्स कॉजेज एंड कंसेंसस, इसके बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। और भी यहाँ पे काफी सारे टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, फ्लोरा और फौना, ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, एक्सटेंड स्पीसीज एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। और भी आते हैं यहाँ पे टर्म, जैसे कि यहाँ पे रेड डाटा बुक, माइग्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर और रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं और वो भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे उनसे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले जो है टर्म वो क्या है यहाँ पे, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है, देखो बायो का मतलब यहाँ पे लाइफ, ठीक है। बायो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब कि अगर हम बात करें लाइफ या फिर बायोलॉजिकल, हम मानते हैं यहाँ पे भी लाइफ। और यहाँ पे स्पेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे जोन, क्या है, जोन। तो अर्थ पे वो ऐसा एरिया जहां पे क्या होता है, लाइफ जोन होती है या फिर लाइफ होती है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। जिस अर्थ के एरिया पे क्या होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, अर्थ में जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अब इसके बाद एक और टर्म आता है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ। देखो वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है यहाँ पे प्लांट और एनिमल कम्युनिटी, मतलब कि प्लांट्स भी आएंगे और यहाँ पे एनिमल्स भी आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, वाइल्ड लाइफ का मतलब है ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर फाउंड नेचुरली इन द फॉरेस्ट। क्या होंगे, जो नेचुरली फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और नेचुरल हैबिटेट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ होते हैं। तो याद रखना वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं, जहां पे प्लांट और एनिमल नेचुरली पाए जाते हैं और उनका वो क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट होता है, मतलब कि नेचुरल घर होता है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो वो होते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे दे रखी है बायोडायवर्सिटी। क्या दे रखा है, बायोडायवर्सिटी। अगर हम ब्रीफली इस बायोडायवर्सिटी को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ना देख के सबसे पहले इसके वर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो बायो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बायोलॉजिकल, मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो लाइफ, क्या होगा यहाँ पे, लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखें यहाँ पे दूसरा वर्ड जो है यहाँ पे डायवर्सिटी, ठीक है। क्या देखें यहाँ पे, डायवर्सिटी। डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वेरियस, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, वेरियस। और भी हम क्या कर सकते हैं इसको, डिफरेंट, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंट बोल सकते हैं, वेरियस और डिफरेंट। अब यहाँ पे बायोडायवर्सिटी का जो मतलब होगा, मतलब कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे अगर हम बात करें और क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंट। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बायोडायवर्सिटी। मतलब कि इसके अंदर अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे बायोडायवर्सिटी। क्योंकि यहाँ पे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म और अलग अलग तरीके के होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। तो हम देखते हैं आगे इसमें डेफिनेशन में क्या दे रखा है, बायोडायवर्सिटी रेफर्स टू वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब वेरियस ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें प्लांट, एनिमल्स
और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और जो कहाँ मिलते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर एरियाज में मिलते हैं और हैबिटेट में मिलते हैं। हैबिटेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो एनिमल्स या फिर प्लांट जो है पाए जाते हैं, जो उनका घर होता है उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड दे रखा है यहाँ पे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो मिलते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारी चीजें मिलती हैं और जहां पे जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं वो रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, और द फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, इन विच दे लिव, जहां पे भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वहां पे प्लांट, एनिमल्स या फिर कोई भी हो। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, जो उसके सपोर्टर्स होते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सॉइल, एयर, वाटर। तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इकोसिस्टम। मतलब कि एनिमल और प्लांट मिल के और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ये सब मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे कि अगर हम इस इमेज में देखें तो यहाँ पे देखो माउंटेन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिवर है, प्लांट भी है, ठीक है, और यहाँ पे एनिमल्स वगैरह भी होंगे, तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे इकोसिस्टम बनाएंगी। उसी तरीके से यहाँ पे देखो एयर तो होगी, प्लांट है, यहाँ पे एनिमल्स है, सॉइल है, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे इकोसिस्टम बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम बनाते हैं, तो इसको याद रखना। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करें, लार्ज स्केल में फॉरेस्ट को काट देते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें इस एरिया में पहले मान लो फॉरेस्ट हुआ करते थे, पेड़ हुआ करते थे, अब हमने उन सबको क्या कर दिया, काट दिया। मतलब जंगलों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे काट दिया। अब जंगलों को जब हम काटते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं तो वो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट, मतलब कि हम फॉरेस्ट को क्लियर कर दें या फिर पेड़ों को काटें किसी एक लार्ज एरिया में, ओवर अ वाइड एरिया। तो अगर हम लार्ज एरिया में काटते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन। क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन। तो इससे भी एक मिलता जुलता टर्म आएगा जैसे कि अफॉरेस्टेशन, वो हम आगे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो बड़े जंगल में या फिर बड़े एरिया में पेड़ों को काट देते हैं तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेड़ों को काट रहे हैं। अब ये अलग अलग पर्पज के लिए काटते हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से पेड़ों को काटे जाते हैं। अब यहाँ पे इसके कॉजेस क्या होते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे कॉजेस क्या होते हैं, देखो जिससे क्या होता है, फॉरेस्ट्री किसकी वजह से होते हैं यहाँ पे, कि पेड़ों को काटा किस वजह से जाता है यहाँ पे, क्योंकि हम लकड़ी ले सकें। मतलब कि अगर हम घर में लकड़ियां जलानी है तो उससे फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे, मतलब पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। फ्यूल के लिए जब हम यूज करते हैं, पहले ट्रेन वगैरह में यूज होते थे, कोल का यूज करते थे उसी के, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे घरों में फ्यूल के लिए, ठीक है, हम यूज करते हैं तो उससे डिफॉरेस्टेशन होता है, लेकिन इतना ज्यादा मेजर लेवल पे नहीं होता, जिससे और भी फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या, फॉरेस्ट ट्री कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर यूजिंग फ्यूल, फ्यूल के लिए यूज करते हैं वुड को, उससे डिफॉरेस्टेशन होता है। और फॉरेस्ट किस लिए यूज किया जाता है, फॉरेस्ट आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग डोर्स, विंडोज, फर्नीचर। फर्नीचर वगैरह यू बनाने के लिए क्या करते हैं, हम फॉरेस्ट को काट देते हैं। डैम्स बनाने के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे तीसरा क्या है जो होगा, डैम्स बनाने के लिए अगर हम फॉरेस्ट को हमें काटना पड़ता है। और किस लिए काटने पड़ते हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो सिटीज में नहीं बन सकती, तो डैम्स बनाने के लिए, मतलब इंडस्ट्रीज बनाने के लिए क्या करेंगे, हम फॉरेस्ट को काट देते हैं। तो ये क्या होते हैं, कुछ कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। अब हम आगे और देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे, कंसेंसस। अब डिफॉरेस्टेशन कर तो लिए, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से होगा क्या, देखो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, सबसे पहले जो फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएंगे। ठीक है, फॉरेस्ट डिक्लाइन हो जाएंगे। अब फॉरेस्ट डिक्लाइन होंगे तो जो वुड होगी, मतलब लकड़ी जो होगी वो भी नहीं मिलेगी, क्या आ जाएगी, इसकी शॉर्टेज। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, शॉर्टेज ऑफ वुड। अब शॉर्टेज वुड की होगी, जो हमें प्रोडक्ट बनाने थे
उस लकड़ी से वो लकड़ी अब हमें नहीं मिलेगी, तो उसके भी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। और क्या होता है यहाँ पे, अब देखो पेड़ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी। अब जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जैसे कि आप अब देख ही रहे हो कि पेड़ जो है वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो गर्मी है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें ह्यूमंस जो है कहीं ना कहीं, या फिर मेजर जो ह्यूमंस हैं जिनकी वजह से यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि वही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यूस पेड़ों को काटते जा रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब उसके पीछे का रीजन क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्या होता है, यहाँ पे अर्थ पे बहुत सारी लेयर्स होती है एयर की, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मान लो CO2 जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो गई। और CO2 क्या करती है, सन की जो रेज है, अगर हम यहाँ पे देखें, इसको अगर हम मिटा दें अभी, ठीक है, देखो अगर हम बात करें जो सन है, तो सन क्या कर रहा है, सन की यहाँ पे रेज निकल के आती हैं, ठीक है। सन क्या करेगा, यहाँ पे सन की रेज आएंगी। अब यहाँ पे सन की रेज आई तो सन की रेज क्या होंगी, इसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगी। क्या होंगी, यहाँ पे ट्रैप। अगर यहाँ पे क्या होगी, सनरेज ट्रैप हो गई तो हीट जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस हो सके, और जो यहाँ पे सनरेज ट्रैप हो रही है इतनी ट्रैप ना हो, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ना हो। ठीक है, तो हमें पेड़ क्या करना होगा, लगाना होगा ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, देखो शॉर्टेज ऑफ वुड होती है, जिससे कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है, फॉरेस्ट से जो भी हमें चीजें मिलती हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी और जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जाएगी। अब यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सॉइल इरोजन, ठीक है, और जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन। अब इसको याद रखना, डेजर्टिफिकेशन को, क्योंकि इस पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो उठ के आ जाता है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, जब सॉइल क्या हो जाती है, यहाँ पे इनफर्टाइल हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि सॉइल इनफर्टाइल कैसे हो जाती है, जैसे कि ट्रीज होते हैं, ट्रीज की क्या होती है, रूट्स होती हैं। अब वो रूट्स क्या करती हैं, जो सॉइल होती है उसको पकड़ के रखती हैं। अब सॉइल को पकड़ के रहेंगी तो वाटर की वजह से या फिर एयर की वजह से जो मिट्टी है वो उड़ के नहीं जाती। जैसे कि आपने देखा होगा घास होती है, जिस जगह पे घास होगी वहां से मिट्टी नहीं उड़ती। और अगर हम बात करें जहां पे घास नहीं होती, वहां पे बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देती है अगर तेज हवा चले। तो यहाँ पे जब भी प्लांट्स होंगे तो क्या होगा, वहां पे सॉइल वगैरह इरोड नहीं होती। तो जिसकी वजह से ये क्या है, यहाँ पे कंसेंसस, मतलब कि इससे कारण क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है डिफॉरेस्टेशन का। तो इसको डेजर्टिफिकेशन को आप जरूर याद रखना। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। अब कंजर्वेशन के यहाँ पे क्या है, देखो तीन टाइप है। तीन टाइप के प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किए हैं। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाया जाएगा, जिसमें क्या आते हैं, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व इतने बड़े होते हैं जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी आ जाते हैं। आज हम यहाँ पे बस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर के सब पॉइंट पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे फ्लोरा फौना एंडेमिक स्पीसीज के बारे में। और जो ये जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो ज्यादा लेंथी ना हो जाए आप सभी के लिए। अब हम आगे देखते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या किया है, गवर्नमेंट ने 3 जोन्स बना दी जहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व। देखो बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और लाइफ एग्जिस्ट करती है, और रिजर्व का मतलब यहाँ पे कि उसको बचाया गया है। अब यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, और ठीक है, ये क्या होता है, लार्ज एरिया होता है। बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरिया होता है जहां पे क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं किसको, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को, ट्राइबल जो कम्युनिटी होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि इन सब को क्या होता है, आउटसाइडर से खतरा होता है। क्योंकि अगर देखो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो अगर कहाँ चली जाए, सिटीज में चली जाए, तो ट्राइबल कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा, उनका कल्चर नहीं बचेगा, तो उसको भी हम प्रिजर्व करते हैं। और जो हमारे ट्रीज हैं उनको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी उसको डैमेज ना पहुंचाए, किसके अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर।
क्योंकि अगर डैमेज हो जाएगा तो हमारे लिए इन फ्यूचर और भी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल फॉर द ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द एरिया। जिस एरिया में ट्राइबल कम्युनिटी रहती है या फिर यहाँ पे जिस एरिया में प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, उनमें क्या होते हैं स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है, जहां पे क्या करते हैं जो लोकल पीपल और जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट का, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ का इंटीग्रल पार्ट, मतलब वो वहां पे जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व को हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है यहाँ पे कोर जोन। अगर हम क्या करें यहाँ पे, जैसे कि ये क्या होता है यहाँ पे कोर जोन, फिर यहाँ पे क्या होगा बफर जोन, और तीसरा होता है यहाँ पे ट्रांजिशन जोन। ये क्या होते हैं यहाँ पे 3 जोन्स होते हैं, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे कोर जोन। कोर जोन के अंदर यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज सब बैन होती है, कोई भी नहीं जा सकता। और इसको हम क्या बोलते हैं इनर मोस्ट जोन भी बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, किसी चीज के लिए नहीं जा सकते, रिसर्च पर्पज के लिए या फिर वैसे भी नहीं जा सकते, सारी एक्टिविटी बैन होती है। यहाँ पे ट्रीज को काटना, उनको हार्म पहुंचाना, एनिमल्स को हार्म पहुंचाना, ये बैन होता है सब। फिर उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, दूसरा आता है बफर जोन। क्या आता है यहाँ पे बफर जोन। बफर जोन, बफर जोन में क्या होता है यहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है, लेकिन लिमिटेड होती है, और वो भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है, मतलब वहां पे रिसर्च के लिए या फिर एजुकेशनल पर्पज से ही जा सकते हैं। और लास्ट होता है यहाँ पे ट्रांजिशन जोन, जो आउटर जोन होता है, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, वहां पे जा सकते हैं, और वो होता है ट्रांजिशन जोन, मतलब कि डेवलपमेंट पर्पज के लिए उसको यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं उन्हीं सब चीजों के बारे में दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, सेकंड जो है मिडल जोन। मिडल जोन क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हम बफर जोन। यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब कि कुछ लोग यहाँ पे जा सकते हैं रिसर्च पर्पज या फिर एजुकेशनल के लिए, ऐसे नहीं है कि तुम ऐसे ही चले जाओ, ठीक है, परमिशन लेनी होती है, बिना परमिशन के नहीं जा सकते। और यहाँ पे क्या है, तीसरा जो टाइप है वो क्या है यहाँ पे आउटर मोस्ट जोन। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं उसका जो आउटर मोस्ट जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन जोन। ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ पे रोड्स वगैरह पास में बना सकते हैं, तो इन सब चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ह्यूमंस जो है वो जा सकते हैं। और देखो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इतने बड़े होते हैं जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है कई, और नेशनल पार्क भी आ जाते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लोरा और फौना। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन होता है फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है, तो एक काम करना, तो यहाँ पे क्या है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है यहाँ पे, अगर हम रिलेट करें इसको फ्लावर से, किससे, फ्लावर। अब फ्लावर क्या होता है यहाँ पे प्लांट, क्या होगा यहाँ पे प्लांट। तो फ्लोरा का मतलब क्या होता है यहाँ पे प्लांट से। और जो फोना, फोना का मतलब क्या होता है, देखो आपने अगर जंगल बुक देखी हो तो उसमें क्या होता है फ्योना नाम का एनिमल होता है, तो फोना से यहाँ पे क्या समझ सकते हैं हम, बचा हुआ एनिमल्स। तो आपको अगर इस बात का आपने अगर याद रख लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि फ्लोरा क्या होते हैं और फोना क्या होते हैं। देखो फ्लोरा में क्या आ जाते हैं यहाँ पे एनिमल, जैसे कि ये बर्ड दे रखा है, और फोना में क्या आ जाते हैं यहाँ पे ट्रीज आ जाते हैं, प्लांट कम्युनिटी आ जाती है। देखो प्लांट एंड एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फ्लोरा एंड फोना। देखो प्लांट पहले तो यहाँ पे फ्लोरा और एनिमल पहले तो यहाँ पे फोना, किसी भी एक एरिया में पाए जाते हैं उसको फ्लोरा और फोना बोलते हैं। द फ्लोरा एंड फोना आर मीन्ड प्लांट और एनिमल। फ्लोरा का मतलब प्लांट और एनिमल का मतलब यहाँ पे फोना होता है, तो इसको याद रख लेना। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे फ्लोरा और फोना के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि टीक, जामुन, साल, मैंगो, अर्जुन, ठीक है, ये क्या होते हैं फ्लोरा होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं यहाँ पे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। देखो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा है जिसके अंदर नेशनल पार्क भी आते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, जैसे ये पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब देखो अगर हम बात करें चीता, वुल्फ, लेपर्ड, चिंकारा, ब्लू बुल, ठीक है, बार्किंग डियर, ये सब क्या होते हैं फोना के एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, जैसे कि अगर हम बात करें सेम काइंड ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि टाइगर हो गए या फिर डियर्स हो गए, जो सेम टाइप ऑफ स्पीसीज जो है मिलके क्या करते हैं यहाँ पे ब्रीड करते हैं, ब्रीड करके अपने ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं। जैसे टाइगर है तो अपने
टाइगर ही क्या करेगा, बच्चों को जन्म देगा। ऐसा नहीं है वो किसी और के साथ ब्रीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। टाइगर है तो टाइगर के साथ ही क्या करते हैं यहाँ पे ब्रीड करते हैं, और टाइगर ही क्या करेंगे यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारी चीजें। अब हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? देखो, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया। जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज। जैसे कि अगर हम बात करें पेंगुइन, पेंगुइन जो होते हैं वो एक ही जगह पे पाए जाते हैं, जैसे नॉर्थ पोल में, ठीक है, जहां पे ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां के अलावा और कहीं नहीं पाए जाएंगे। या फिर अगर हम बात करें कैमल्स, कैमल जो होते हैं रेगिस्तान में पाए जाते हैं ज्यादा, ठीक है, तो ये क्या होते हैं एंडेमिक स्पीसीज। जैसे इसका एक और एग्जांपल लें, पोलर बियर। पोलर बियर जो है वो हर जगह नहीं देखने के लिए मिलता, क्या होता है पर्टिकुलर एरियाज में पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे पोलर रीजन्स में। अब हमारा इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, और बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पिछले लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, इकोसिस्टम, फ्लोरा और फौना, इन सब के बारे में पढ़ रखा था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? ये जो है एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है, मतलब कि नेचुरल एनवायरनमेंट उसको गवर्नमेंट क्या कर देती है, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देती है, जिसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो कंजर्व हो सकते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और वहां पे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? जैसे कि हंटिंग, पोचिंग, ट्रेडिंग, इनको बैन करके, मतलब कि उसका कोई शिकार नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं कर सकता एनिमल्स का, इन सब चीजों को बैन करके क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है इज अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड। क्या होता है? प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड होता है, जो कि क्रिएट किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, और फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो उसके साथ साथ फॉरेस्ट को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। इन विच नो हंटिंग इज परमिटेड, मतलब कि कोई भी शिकार वगैरह नहीं कर सकते। हंटिंग जो होती है यहाँ पे इलीगल होती है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होंगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे हंटिंग, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें। और इंडिया में जो है 500 से ज्यादा, मतलब कि मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए मिलती हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम है और उनकी लोकेशन दे रखी है। जनरली इनसे जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम याद रखना, ये नहीं पूछेंगे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है, लेकिन ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ लोकेटेड है। जैसे कि यहाँ पे संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है महाराष्ट्र में, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। नागार्जुना सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, ठीक है, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। तो इनके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनके नाम जो है और उनकी लोकेशन याद रख लेना, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम दे रखे हैं उनको याद रख लेना, और उनके साथ साथ इनकी लोकेशन दे रखी है, जैसे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सल्तनपुर लेक बर्ड सेंचुरी जो है वो राजस्थान में है। तो इस तरह की यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कहाँ पे लोकेशन, इनको याद रखना। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे? आगे दे रखे हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी वैसे ही होते हैं जिस तरीके के क्या होते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है, देखो, नेशनल पार्क इज रिलेटिवली लार्ज ऑफ अ एरिया, ठीक है, मतलब कि एरिया में लार्ज होते हैं किसके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे क्या होती है, सेस्निक ब्यूटीज प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी सेस्निक ब्यूटीज होती हैं, मतलब कि हम नेचुरल ब्यूटी को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं। और ये कौन करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है, जिसके अंदर फ्लोरा, फौना, मतलब प्लांट और एनिमल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या हो रहा था, यहाँ पे एनिमल्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, लेकिन नेशनल पार्क में इसमें क्या होगा, जो उनके सेस्मिक ब्यूटीज है उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फ्लोरा और फौना को, और वहां के देखो जो लैंडस्केप होते हैं उसको प्रोटेक्ट, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स, हिस्टोरिक जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वहां पे, जो भी मॉन्यूमेंट्स होंगे उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन सब चीजों को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, और बाय द गवर्नमेंट किया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एरिया एंड प्लेस ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट, जो क्या होते हैं, किन चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ पे, जो साइंटिफिक इंटरेस्ट के टर्म्स में। ठीक है, मतलब कि वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होंगी रिसर्च पर्पस के लिए, उन सबको चीजों को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे आते हैं उसी तरीके से जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थे, इनकी लोकेशन और किन एरियाज में पाए जाते हैं।
तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है और ये जो टेबल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस के टर्म्स में, ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं इससे आ जाते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में, और इससे रिपीटेड टर्म्स में क्वेश्चन जो है वो आए हैं। जैसे कि यहाँ पे गिर नेशनल पार्क इससे आ जाता है, यह गुजरात में है। और यहाँ पे देखो सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, तो इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिरिस्का नेशनल पार्क, इससे भी क्वेश्चन, ये जो 3-4 हैं इनसे तो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको हमेशा याद रखना, नेशनल पार्क और उनकी लोकेशन किन एरियाज में पाए जाते हैं। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि देखो जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, मतलब जो फर्स्ट रिजर्व इंडिया में बना था वो सतपुरा नेशनल पार्क था। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पहली चीजें होती हैं और जो पहला प्यार होता है वो कभी भुलाया नहीं जाता, इसीलिए इस पे क्वेश्चन जो है वो आ जाता है एएमयू के अंदर। तो ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। द रॉक शेल्टर एंड रॉक पेंटिंग आर वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द सतपुरा, यहाँ पे सतपुरा आएगा, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो सतपुरा नेशनल पार्क है वहां पे टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं, मतलब कि मेन अट्रैक्शन क्या होता है टूरिस्ट का, वहां पे जो भी रॉक शेल्टर्स होते हैं, वहां पे जो भी पेंटिंग्स है, रॉक पेंटिंग्स, उसको देखने के लिए भी लोग जाते हैं, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना कि टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए मेन होता है। और इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए। इस डेट को याद रखना, ये जो है 1972 में लॉन्च किया गया था। अब देखो प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लॉन्च किया गया था, जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो पहले 100 साल पहले करीब 55,000 हुआ करती थी। ठीक है, कितनी हुआ करती थी यहाँ पे, 55,000 हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद क्या होगी, 55,000 से घट के यहाँ पे जो 1827 पॉपुलेशन रह गई। ठीक है, क्योंकि उनका जो ट्रेडिंग, पोचिंग, हंटिंग इन रीजंस की वजह से, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 1972 में टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए कंट्री में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे एक्सटेंड स्पीसीज एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब देखो एक्सटेंड और एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती हैं। एक्सटेंड स्पीसीज वो होती हैं जो कि अब हमें दिखाई नहीं देती, मतलब अब एग्जिस्ट नहीं करती हमारी अर्थ पे या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंड स्पीसीज। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है डायनासोर। डायनासोर पहले हुआ करते थे लेकिन आज देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि वो क्या हो गए, खत्म हो गए अर्थ से पूरी तरह से। तो कोई भी एनिमल या प्लांट की स्पीसीज जो क्या होती है पर्टिकुलर एरिया से या फिर एंटायर अर्थ से क्या होती है, जब खत्म हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटेंड स्पीसीज। देखो इसमें क्या है, द स्पीसीज इन विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंड स्पीसीज। क्या बोलते हैं उनको, एक्सटेंड स्पीसीज। अब इसमें देखो प्लांट और एनिमल दोनों क्या आ सकते हैं, अ टाइप ऑफ एनिमल विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो एनिमल्स एग्जिस्ट नहीं करते उनको हम बोलते हैं एक्सटेंट एनिमल। क्या बोलते हैं, एक्सटेंट एनिमल। और जो प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेंगे उनको एक्सटेंट प्लांट्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है डायनासोर, डोडो, केव लायन और आयरिश डियर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, यहाँ पे एक्सटेंट स्पीसीज के। और उसके साथ साथ अगर हम एग्जाम्पल लें एशियाटिक चीतास, जो है एशिया से जो चीता है वो कंप्लीटली एक्सटेंट हो गए थे। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपने डोरेमोन की मूवी देखी हो तो उसमें क्या था, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे थे जो कि एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, डोरेमोन एंड नोबिता, वेलकम टू द जन्नत, नोबिता की जन्नत, इस तरीके से कुछ मूवी थी, उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स दिखाए गए थे जो एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे वही एनिमल्स हैं जो कि क्या हो चुके हैं, अर्थ से कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे डायनासोर दे रखा है, खतरनाक डायनासोर है। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो डायनासोर है वो तो कंप्लीटली खत्म हो गए, तो ये किस में आते हैं, एक्सटेंड स्पीसीज में आते हैं। एक्सटेंड स्पीसीज के बाद आते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, अगर इसी तरीके से कम हो गई तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब कि एक्सटेंड स्पीसीज बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, द स्पीसीज विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो स्पीसीज खत्म होने के कगार पे हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे कि यहाँ पे कुछ स्पीसीज दे रखी हैं, जैसे कि टाइगर, स्नो लेपर्ड और ग्रेट इंडियन राइनोसोरस और एशियाटिक लायंस। ये क्या होते जा रहे हैं, दिन पे दिन इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, और ऐसा ही रहा तो ये इंडिया से खत्म हो जाएंगे, मतलब कि किस में आ जाएंगे, एक्सटेंड स्पीसीज में। तो हमें इनको कंजर्व करना जरूरी होगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे, अब इसके बाद देखो ये जो चैप्टर था उसके अंदर जितने भी मेन टॉपिक्स थे वो तो हो गया। हम मेन क्या है यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखे हैं, जैसे कि रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक है वो क्या करती है, एक लिस्ट जारी करती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सेवरल स्पीसीज होती है, जैसे कि नॉर्मल स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज की कौन कौन से एनिमल्स या फिर प्लांट किन किन कैटेगरी के अंडर में आते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल स्पीसीज के मतलब कि जो हमें नॉर्मली देखने के लिए मिल जाते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज या फिर एक्सटेंड स्पीसीज के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, रेड डाटा बुक इज अ बुक, ये क्या है, एक बुक है जिसके अंदर रिकॉर्ड रखे जाते हैं सभी एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट के और अदर स्पीसीज। प्लांट और एनिमल के अलावा जो अदर स्पीसीज हैं जैसे इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में कि ये कितने बचे हैं, ठीक है, और ये किसके अंदर, एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर हैं, तो कितनी पॉपुलेशन है इनकी, इन सब का क्या होता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है, क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। द प्रोसेस ऑफ बर्ड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। ये सीजन्स के अकॉर्डिंग भी होता है। जनरली अगर एनिमल और जो वर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सीजन्स, सीजन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। जैसे कि माइग्रेशन ऑफ अ बर्ड इज एन अडेप्टेशन। ये क्या होता है, एक तरीके से अडेप्टेशन का काम करता है। अगर ज्यादा ठंड पड़ी तो हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे जहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, और फिर वापस आ जाते हैं जब यहाँ पे जो कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टू एस्केप द हॉट्स एंड कोल्ड कंडीशन। हॉट और कोल्ड जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं उनको यहाँ पे एक्सकेप करने के लिए, मतलब कि उनसे कॉम्बेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मूव करते हैं फॉर देयर नॉर्मल हैबिटेट इन विंटर्स। विंटर्स में क्या करते हैं, नॉर्मल हैबिटेट की तरफ चले जाते हैं अपने सर्वाइवल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे बर्ड्स हैं, बर्ड्स मूव करते हैं विंटर्स में, ठीक है, कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, कोल्ड रीजन से यहाँ पे वार्मर रीजन की तरफ। मूव फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन्स टू वार्मर रीजन इन विंटर एंड गो बैक आफ्टर द विंटर्स। और विंटर्स के बाद क्या होते हैं, वापस से चले जाते हैं। उन बर्ड्स को बोलते हैं यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स। क्या बोलेंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स। अब इसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड जो है, जो सबसे फेमस माइग्रेटरी बर्ड है, वो है यहाँ पे साइबेरियन क्रेन। कौन सा, यहाँ पे साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो है साइबेरिया से विंटर्स में राजस्थान आते हैं, और जैसे विंटर्स चले जाते हैं तो ये वापस से मूव कर जाते हैं उधर ही की तरफ, ठीक है। तो साइबेरियन क्रेन जो है वो एग्जाम्पल है, इसको याद रख लेना, इससे भी आ जाता है कुछ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब देखो अगर हमें एनिमल्स बचाने हैं और फॉरेस्ट बचाना है तो हमें पेपर को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे पेपर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। जब पेपर्स का यूज होगा तो जंगलों को काटना पड़ेगा, ठीक है, मतलब पेड़ काटने पड़ेंगे, क्योंकि पेड़ से ही हमें क्या मिलते हैं, पेपर मिलते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट मिलता है उससे हम पेपर बनाते हैं। जैसे कि पेपर इज मेड अप ऑफ वुड पल्प। किससे मिलता है ये, वुड पल्प से। डेट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वुड। किससे, वुड पल्प जो है वुड से मिलता है, और वुड्स कहां से आएंगी, फॉरेस्ट से, ठीक है। और फॉरेस्ट को हम काटेंगे तभी तो हम पेपर बना पाएंगे। वी शुड शेव पेपर टू सेव द फॉरेस्ट। अगर हम पेपर को बचाएंगे तो हम फॉरेस्ट को भी बचा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई करना छोड़ दो, कि हमें पेड़ बचाने हैं तो पढ़ाई ना करें। पेड़ों को बचाना है तो और भी चीजें होती हैं, ठीक है। पेड़ों को ग्रो करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, उनको काटे ना, ठीक है, मतलब कि बिना यूज के काटे ना। जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन फिर पेड़ लगाए नहीं जाते। पेड़ों को फिर लगाना भी चाहिए, ठीक है। पेपर को हम रिसाइकल कर सकते हैं 5 to 7 टाइम्स। मतलब एक बार हमने पेपर यूज कर लिया, उसको रिसाइकल करें, जो रद्दी वाले आते हैं उनको हम दे देते हैं, तो क्या होगा, रिसाइकल हो जाते हैं 5 से 7 टाइम्स जो पेपर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन। देखो आपने डिफॉरेस्टेशन पढ़ लिया, फिर अब आता है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पेड़ों को दोबारा से लगाना, ठीक है। क्या होगा, पेड़ों को लगाना। द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया इन विच फॉरेस्ट ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड। जहां पे पहले ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था उस जगह पे जब हम क्या करते हैं, दोबारा पेड़ लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। क्या बोलेंगे उसको, रिफॉरेस्टेशन। इफ द डिस्ट्रॉयड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम क्या करें, जो भी फॉरेस्ट एरिया है जिसको हमने काट दिया उसको ऐसे ही छोड़ दें, उस पर कोई बिल्डिंग वगैरह ना बनाए, तो वहां पे कुछ टाइम बाद क्या होंगे, नेचुरली प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो जाएंगे। उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे,
रिफॉरेस्टेशन, ठीक है, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन जो नेचर से अपने आप हुए हैं, हम करेंगे तो भी उसको क्या बोलेंगे, रिफॉरेस्टेशन बोलेंगे, लेकिन ये क्या होगा यहाँ पे नेचुरली होता है रिफॉरेस्टेशन जो है, अफॉरेस्टेशन ह्यूमंस करते हैं, तो इसको याद रखना है। डिस्ट्रॉय एरिया इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर समटाइम्स इट रीस्टैब्लिश इटसेल्फ, अपने आप ग्रो हो जाते हैं यहाँ पे, उसको नेचुरल रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखे हैं, एडवांटेज। एडवांटेज क्या होते हैं रिफॉरेस्टेशन के, मतलब कि पेड़ों को जब हम ग्रो करते हैं उसके एडवांटेज क्या होंगे। तो रिफॉरेस्टेशन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो जैसे कि हमें पेपर की कमी हो जाएगी अगर पेड़ नहीं होंगे, उसको कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, जितने ज्यादा पेड़ हो सके उतने ज्यादा हम पेड़ लगाएं, तो हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, फिर हम यूज कर सकते हैं। पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी, ठीक है, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, तो हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि क्या होगा यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन होगा, हमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते रहेंगे। और रिफॉरेस्टेशन अगर होगा जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो डिक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगी। पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, अब पेड़ ज्यादा होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग में नहीं बढ़ेगी। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, आगे और एडवांटेज दे रखे हैं, जैसे कि रिफॉरेस्टेशन इंक्रीज रेनफॉल इन एरियाज। देखो रेनफॉल क्या करते हैं, रिफॉरेस्टेशन से इंक्रीज होती है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं, जिससे वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन, फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे पर्सिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, जिससे बारिश जो है वो ज्यादा होती है। अब बारिश ज्यादा होगी, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और यहाँ पे ड्रॉप जो होगी वो कम होगी, सूखा नहीं पड़ेगा, और ग्राउंड वाटर जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। और रिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन नहीं होता, और यहाँ पे फॉरेस्ट जो है सॉइल इरोजन नहीं होता, और फ्लड्स नहीं आते, ठीक है, फ्लड से बचते हैं और सॉइल इरोजन से भी बचते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे कि एएमयू में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं, ठीक है, जीरो से हाई लेवल, मतलब उसमें इजी क्वेश्चंस भी होंगे और हार्ड क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। तो आप बस, आपके लिए इतना सा काम है, ये दोनों पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट देख लीजिए, आपके जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। अगर एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, वो वहीं के वहीं आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको इसी तरीके से एएमयू का फ्री कंटेंट चाहिए, तो हमारे इस चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। हमारा दूसरा चैनल है यहाँ पे न्यू एरा क्लासेस 2.0, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कंटेंट और वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो अवेलेबल हो जाती है पहले ही। और हमारा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको जाके आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी है कोई भी, तो इन दोनों नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो इन नंबर पे आप जाके कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिलेगी। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करते हुए जाना।